वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 हिंदी साहित्य कक्षा 12th का ये शेखावटी मिशन ज्ञान का पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पेशेंस बना करके आपको इसको देखना है। आपका अंतिम एग्जाम है 12th 2024 का हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ यदि आप हमारे से ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सामान्य दिशा निर्देश दिए हैं और उसके बाद में खंड अ के क्वेश्चन आए हैं। देखिए, बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा था? पुस्तक, चश्मा, मानचित्र या लड्डू? तो आपको वो सही उत्तर लिखना है। संविदा कहानी किस प्रकार की कहानी है? मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने बूंद की किस विशेषता को बताया है? और बारहमासा जायसी की किस रचना का अंश है? सूरदास की झोपड़ी में किस वर्ग की व्यथा का अंकन किया गया है? अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है? कमल पत्र को क्या कहते हैं? डग डग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है? नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है, क्या है भाई? कविता है, गीत है, संवाद है, इनमें से कोई नहीं। समाचार लेखन के ककार कितने होते हैं? 4, 5, 6 या 8? किसी अखबार की अपनी आवाज़ किसे माना जाता है? संपादकीय को, आलेख को, पत्रकार को या समाचार को? और संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं? डेस्क, बीट या फ्रीलांस या न्यूज़ वेग? तो ये 12 तो आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस, जिसमें 12 क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं। तो 12 नंबर आप आराम से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करके उचित उत्तर लिखना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो छंद कहलाते हैं। रोला व उल्लाला छंद के योग से कौन सा छंद बनता है वो लिखना है। ऐसी काव्य रचना जिसे पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए वह किस गुण से युक्त रचना मानी जाती है? ये आपको लिखना है। जब कारण नहीं होने पर भी कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सागर की ओर पर नाच नाच लहरें करती है मधुर गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपको लिखना है। 3 वर्षों का एक क्या होता है? 3 वर्षों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? तो इस तरह से आपको ये 6 क्वेश्चंस है वो मिलेंगे रिक्त स्थान वाले। उसके बाद देखिए, आपको एक अपठित गद्यांश मिलेगा। इसको अच्छे से पढ़ने के बाद इसके उत्तर देने हैं। भारतीय भाषा और साहित्य में अग्र स्थान ग्रहण करने का हिंदी ने आग्रह नहीं किया। इस तरह से इसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में देखिए, क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर देने हैं। हिंदी भाषा का साहित्यकार किसका उपासक रहा है? तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, यह इन सब की संयोजक शक्ति के रूप बनी रहना चाहती है। हिंदी का एक विनय हिंदी के दीन भाव कारण नहीं है। अब वो समय आ गया जब हम हिंदी को संतानों को क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं, सत्य स्थापना के स्वर में दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि राजभाषा होने के लिए अब हिंदी अपमानजनक शर्तों पर बेचने को तैयार नहीं है। राजभाषा का पद हिंदी के लिए बहुत छोटा पद है। हिंदी का साहित्यकार हमेशा से तेज का उपासक रहा है। तो आपका ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। हिंदी का साहित्यकार हमेशा तेज का उपासक रहा है। हिंदी भाषा में कौन सा भाव बतलाया गया है? तो यहाँ पर आप इसका जो भाव है विनय दीन भाव है। ठीक है, हिंदी का ये विनय हिंदी के दीन भाव के कारण है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे का उत्तर। हिंदी भाषियों को किस स्वर में बोलने हेतु कवि प्रेरित कर रहा है? तो हिंदी का साहित्यकार हमेशा से देखिए यहाँ पर कौन सी भाषा में बोलने का कह रहा है? साहित्य की भाषा में बोलने के लिए कह रहा है। ठीक है, और अगला पूछा है कौन सा पद हिंदी के लिए छोटा माना गया है? तो यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ वह तेज चाहे छोटे से छोटे आदमी में है। तो तेज को है वो छोटा आदमी माना गया है। हिंदी भाषा किस रूप में बनी रहना चाहती है? तो यहाँ पर ये सारी ही बातें इसके अंदर से आपके हूब टू हूब ली गई है। आगे और क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो यहाँ पर है हिंदी साहित्य का महत्व या हिंदी भाषा का महत्व, ये आपके हो जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, अपठित पद्यांश। इस कविता को आपको पढ़ना है और इसमें से उत्तर आपको देने हैं। श्री कृष्ण हस्तिनापुर क्या संदेश लेकर गए थे? तो भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेश लेकर। क्या पांडवों का संदेश लेकर के आए थे? दुर्योधन को समझाने के लिए आए थे। किसको समझाने के लिए भगवान हस्तिनापुर आए थे? तो यहाँ पर देखिए, दुर्योधन को समझाने को। ये इसका उत्तर हो गया। सौभाग्य न सब दिन छोता है पंक्ति का अर्थ क्या है? कि अच्छा दिन हमेशा नहीं छोता है, यानी कभी कभी अच्छा दिन भी आता है। पांडवों ने वन में कौन कौन से कष्ट सहन किए थे? तो यहाँ पर ये देखिए, उन्होंने वन में घूम घूम कर बाधा विघ्नों को चूम चूम कर धूप पानी पत्थर पांडव आए कुश कर निखर, यानी उनको धूप
छाए, पानी और पत्थर, ये सारे कष्ट सहने पड़े थे। कृष्ण के हस्तिनापुर जाने का क्या उद्देश्य था? तो कृष्ण का हस्तिनापुर जाने का उद्देश्य दुर्योधन को समझा करके पांडवों और कौरवों के बीच में संधि करवाने का था। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो प्रस्तुत पद्यांश का ये उचित शीर्षक इसमें से आपको देना है कि पांडव और कौरवों की मैत्री। इस तरह से इसके बाद में खंड ब आपका आएगा, जिसमें अधिकतम 40 शब्दों में आपको लिखना है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में लिखिए। 40 शब्दों का मतलब अधिकतम 3 से 4 लाइन में ही लिखना है, लास्ट 4 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। 24 नंबर के हैं, मतलब 12 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले आएंगे। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था? सिंगरौली के लिए लेखक ने बैकुंठ और काला पानी को उपमा क्यों दी? विद्यापति की नायिका प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थता क्यों व्यक्त करती है? दिशा कविता में बच्चे ने हिमालय को पतंग की दिशा में क्यों बताया? बिस्को हर लेखक ने किन किन सांपों के बारे में बताया? झोंपड़ी जल जाने के बाद भी सूरदास को क्या आशा थी? अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दीजिए। किसी भी कहानी के विस्तार के लिए द्वंद्व क्यों महत्वपूर्ण है? इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है? आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय और घनानंद का साहित्यिक परिचय। तो इस तरह से ये आपके हो जाएगा पार्ट ब। उसके बाद में खंड स आएगा, जिसमें आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे। अधिकतम 60 शब्द का मतलब है 6 लाइन अधिकतम लिखनी है। आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है, बसंत आया कविता के आधार पर लिखना है। अथवा कॉर्नेलिया का गीत कविता के मूल कथ्य को लिखना है। घड़ी के पुर्जे कहानी की मूल संवेदना, या भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। दूसरा, देवदास कहानी के आधार पर दिल्ली और गंगा तट की भीड़ का अंतर लिखना है। नदियों का सदा नीरा रहना, जीवन के सदैव जीवित रहना है कथन के आधार पर 80 से 100 शब्द में लिखना है। अथवा सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास के व्यक्तित्व को लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद खंड द आया है 5 नंबर का। यहाँ पर देखिए, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, कौन से पाठ में से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ये तो आपको प्रसंग में लिखना है। और व्याख्या करनी कि इसका अर्थ क्या होगा, या अथवा में आप चाहें तो ये कुटज वाला भी कर सकते हैं। तो 5 नंबर का ये आपके आ जाएगा। उसके बाद देखिए, एक पद्यांश भी आएगा, ये पद्यांश है, इसकी भी सप्रसंग व्याख्या आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक करनी है। उसके बाद में किसी एक विषय पर निबंध लिखना आएगा आपके 400 शब्दों में। तो आत्मनिर्भर भारत, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, वर्तमान शिक्षा प्रणाली और नैतिक शिक्षा, मेरा प्रिय कवि। तो ये पेपर तो मैंने आपको हल करवा ही दिया है। आपके और भी पेपर है, देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर नंबर 1 विषय हिंदी साहित्य, ऐसे 2-3 पेपर है। तो इसकी PDF है, वो मैं ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के ज्वाइन करिए और टेलीग्राम ग्रुप से इस PDF को आप प्राप्त करके अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपके कल 1 अप्रैल को पेपर होगा तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे नंबर आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।